नमस्ते दोस्तों। तो आज हम लोग क्लास 10th इकोनॉमिक्स का एक बहुत ही मज़ेदार चैप्टर उठाने वाले हैं, मुद्रा और साख, यानी कि मनी एंड क्रेडिट। और देखिए, मैं आपको गारंटी देता हूँ, अगर आपने ये पूरा ध्यान से सुना ना, तो ये चैप्टर आपको आज ही इसी वक्त यहीं पर याद हो जाएगा। तो चलिए फटाफट देख लेते हैं कि आज हम क्या क्या कवर करने वाले हैं। सबसे पहले तो ये समझेंगे कि भाई पैसे की जरूरत पड़ी ही क्यों। फिर हम देखेंगे कि आज का जो मॉडर्न मनी और बैंक का सिस्टम है वो कैसे काम करता है। उसके बाद हम क्रेडिट यानी साख के दोनों पहलू देखेंगे, अच्छा भी और बुरा भी। फिर फॉर्मल और इनफॉर्मल क्रेडिट में क्या फर्क है ये समझेंगे। और आखिर में एक बहुत ही कमाल का सोल्यूशन देखेंगे, सेल्फ हेल्प ग्रुप्स। ऑलराइट, तो चलिए शुरू करते हैं अपने पहले सेक्शन से, पैसा आखिर है ही क्यों। और इसे समझने के लिए मैं आपसे एक बहुत ही सिंपल सा सवाल पूछता हूँ। जरा सोचकर देखिए, एक ऐसी दुनिया जहां पैसा है ही नहीं, बिल्कुल भी नहीं। अब मान लीजिए एक जूता बनाने वाला है, उसे गेहूं चाहिए। वो एक किसान के पास जाता है और कहता है, भाई ये जूते ले लो और मुझे बदले में गेहूं दे दो। पर किसान कहता है, अरे मुझे तो जूते नहीं चाहिए, मुझे तो कपड़े चाहिए। अब बताइए क्या होगा? हो गया ना काम खराब। ये लेन देन तो हो ही नहीं सकता है ना। तो दोस्तों, इसी सिस्टम को, जहां पैसों का कोई रोल नहीं है और चीजों के बदले सीधे चीजें एक्सचेंज होती हैं, उसे ही कहते हैं वस्तु विनिमय प्रणाली या बार्टर सिस्टम। याद रखिएगा, ये एक बहुत इंपॉर्टेंट कीवर्ड है आपके एग्जाम के लिए। अब इस बार्टर सिस्टम की सबसे बड़ी प्रॉब्लम, या यूं कहें कि सबसे जरूरी शर्त है आवश्यकताओं का दोहरा सहयोग। ये एक और कीवर्ड है, डबल कोइंसिडेंस ऑफ वांट्स। मतलब जो चीज आप बेचना चाहते हैं, सामने वाले को ठीक वही चीज खरीदनी भी हो। हमारे जूते और गेहूं वाले एग्जाम्पल में यही तो नहीं हो रहा था। और सच पूछे तो ऐसा कोइंसिडेंस होना बहुत मुश्किल है, लगभग नामुमकिन। और यहीं पर एंट्री होती है हमारे हीरो की, और वो हीरो है पैसा। पैसा क्या करता है? वो एक इंटरमीडिएट, मतलब एक बिचौलिए का काम करता है। अब देखिए, जूता बनाने वाले को टेंशन ही नहीं है। उसे ऐसा किसान नहीं ढूंढना जिसे जूते चाहिए। वो बस अपने जूते बेचेगा, पैसे लेगा और उन पैसों से जाके कहीं से भी गेहूं खरीद लेगा। प्रॉब्लम सॉल्व्ड। कितना आसान हो गया सब कुछ। चलिए, अब जब ये समझ आ गया कि पैसा क्यों जरूरी है, तो अब चलते हैं हमारे दूसरे सेक्शन पर, मॉडर्न मनी और बैंक्स। और यहाँ एक बहुत बड़ा और बहुत ही दिलचस्प सवाल खड़ा होता है, आखिर कागज के एक मामूली से टुकड़े में इतनी वैल्यू क्यों होती है? देखिए, पैसा हमेशा से ऐसा नहीं था जैसा आज दिखता है। बहुत पहले लोग अनाज और जानवरों को पैसे की तरह यूज करते थे। फिर जमाना आया कीमती धातुओं का, सोने चांदी के सिक्के चले। और आज हम मॉडर्न करेंसी यूज करते हैं, यानी कागज के नोट और सिक्के। अब ध्यान से सुनिएगा, ये एक बहुत ही इंपॉर्टेंट एग्जाम क्वेश्चन है। आपके जेब में जो 500 का नोट है, वो है तो सिर्फ कागज का टुकड़ा है ना। उसकी अपनी तो कोई वैल्यू है नहीं, जैसे सोने चांदी की होती है। तो फिर सवाल ये है कि हर कोई उसे लेने के लिए राजी क्यों हो जाता है? ऐसा क्या है उसमें? इसका जवाब ना बहुत सिंपल है, क्योंकि इसे देश की सरकार ऑथराइज करती है। देखिए, भारत में सेंट्रल गवर्नमेंट की तरफ से सिर्फ और सिर्फ रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया यानी आरबीआई ही करेंसी नोट छाप सकता है। किसी और व्यक्ति या संस्था को ये करने की इजाजत बिल्कुल नहीं है। और यही कानून हमारे रुपए को लेन देन के लिए लीगल बनाता है। मतलब भारत में कोई भी इसे लेने से मना नहीं कर सकता। अच्छा, अब बात करते हैं बैंक्स की। ये बैंक आखिर काम कैसे करते हैं, पैसा कैसे कमाते हैं? देखिए, बहुत आसान है। हम जैसे लोग जिनके पास एक्स्ट्रा पैसा होता है, वो बैंक में जमा कर देते हैं। इसे कहते हैं डिपॉजिट। बैंक इस डिपॉजिट पर हमें थोड़ा सा इंटरेस्ट यानी ब्याज देता है। अब बैंक के सारे पैसे को अपने पास नहीं रखता। वो इसका सिर्फ एक छोटा सा हिस्सा, भारत में करीब 15% कैश के तौर पर रखता है। बाकी का 85% पैसा वो जरूरतमंद लोगों को लोन पर दे देता है। और इन लोन लेने वालों से बैंक ज्यादा इंटरेस्ट चार्ज करता है। तो बस जो इंटरेस्ट वो हमें दे रहा है और जो इंटरेस्ट वो लोन वालों से ले रहा है, उसके बीच का जो फर्क है, वही बैंक की असली कमाई है। अब हम आते हैं इस चैप्टर के दूसरे और बहुत ही जरूरी हिस्से पर, क्रेडिट यानी साख। अब सवाल ये है कि लोन लेना हमेशा अच्छा होता है या कभी-कभी ये इंसान को बहुत बड़ी मुसीबत में भी डाल सकता है। चलिए, इस पहेली को सुलझाने के लिए आपकी एनसीईआरटी की किताब से ही 2 केस स्टडीज देखते हैं। एक कहानी है सलीम की और दूसरी है स्वप्ना की।
तो पहले बात करते हैं सलीम की। सलीम जूते बनाता है, फेस्टिवल का टाइम आता है और उसे 3000 जोड़ी जूतों का एक बहुत बड़ा ऑर्डर मिल जाता है। अब इस ऑर्डर को पूरा करने के लिए उसे पैसों की ज़रूरत पड़ती है, तो वो 2 जगह से लोन लेता है। वो मेहनत करता है, टाइम पर ऑर्डर डिलीवर करता है, अपना लोन भी चुका देता है और ऊपर से उसे अच्छा खासा प्रॉफिट भी होता है। तो यहाँ क्या हुआ? क्रेडिट ने सलीम के बिजनेस को ग्रो करने में मदद की। ये एक पॉजिटिव सिचुएशन है। लेकिन अब देखते हैं स्वप्ना की कहानी। स्वप्ना एक छोटी किसान है। वो अपनी खेती के लिए एक साहूकार से लोन लेती है, लेकिन बदकिस्मती से उसकी फसल में कीड़े लग जाते हैं और पूरी फसल बर्बाद हो जाती है। अब वो लोन नहीं चुका पाती। अगले साल खेती के लिए उसे फिर से लोन लेना पड़ता है और सोचिए, पुराना वाला कर्ज चुकाने के लिए उसे अपनी जमीन का एक टुकड़ा तक बेचना पड़ जाता है। तो स्वप्ना जो है वो एक बहुत ही दर्दनाक कर्ज जाल में, जिसे हम डेट ट्रैप कहते हैं, उसमें फंस जाती है। तो देखा आपने, यही है क्रेडिट के 2 चेहरे। ये फायदेमंद होगा या नुकसानदायक, ये इस बात पर डिपेंड करता है कि सिचुएशन में रिस्क कितना है। सलीम के केस में जहां रिस्क कम था, क्रेडिट एक वरदान साबित हुआ। लेकिन स्वप्ना के केस में जहां फसल का रिस्क बहुत ज्यादा था, वही क्रेडिट एक अभिशाप बन गया और उसने स्वप्ना को और भी ज्यादा गरीबी में धकेल दिया। अब स्वप्ना की कहानी से एक और बहुत जरूरी सवाल उठता है, वो ये कि लोन लिया कहाँ से जा रहा है। और हमारा अगला सेक्शन इसी बारे में है, फॉर्मल क्रेडिट बनाम इनफॉर्मल क्रेडिट। और यकीन मानिए, इस बात से जमीन आसमान का फर्क पड़ता है कि आप कर्ज किससे ले रहे हैं। जरा इन आंकड़ों पर एक नजर डालिए। ये 2012 का डेटा है और ये हमें एक बहुत ही चौंकाने वाली सच्चाई बताता है। भारत के गांव देहात के इलाकों में 33% कर्ज साहूकारों से लिया जाता है, जो कि एक इनफॉर्मल सोर्स है। वहीं दूसरी तरफ बैंक और कोऑपरेटिव सोसाइटीज जैसे फॉर्मल सोर्स मिलकर सिर्फ 50% कर्ज देते हैं। तो इससे क्या पता चलता है? यही कि आज भी गांव में एक बहुत बड़ी आबादी इनफॉर्मल सोर्सेज पर ही डिपेंडेंट है। तो आखिर इन दोनों में मेन फर्क क्या है? देखिए, जो फॉर्मल सेक्टर है, जैसे बैंक और कोऑपरेटिव्स, वो आरबीआई के निगरानी में काम करते हैं, तो उनके नियम कानून होते हैं। यहाँ ब्याज दरें आमतौर पर कम होती हैं और फिक्स्ड होती हैं। लेकिन जो इनफॉर्मल सेक्टर है, जैसे साहूकार, व्यापारी या दोस्त रिश्तेदार, उन पर निगरानी रखने वाला कोई नहीं होता। इसलिए वो अपनी मनमर्जी चलाते हैं और बहुत बहुत ज्यादा ब्याज वसूलते हैं। तो सवाल ये उठता है कि गरीब लोगों का क्या, जिनके पास बैंक को गिरवी रखने के लिए कोई जमीन जायदाद नहीं होती, क्या उन्हें लोन नहीं मिलेगा? इसी का जवाब है हमारा फाइनल सेक्शन, एक बेहतरीन सोल्यूशन, स्वयं सहायता समूह यानी सेल्फ हेल्प ग्रुप्स या SHGs। तो ये SHG काम कैसे करता है, समझिए। आस पड़ोस की 15 से 20 महिलाएं, आमतौर पर महिलाएं ही होती हैं, वो मिलकर एक ग्रुप बना लेती हैं। फिर सब मिलकर रेगुलरली थोड़ी थोड़ी बचत करते हैं, जैसे 25 रुपए, 50 रुपए। अब जब ग्रुप में किसी मेंबर को पैसों की जरूरत पड़ती है, तो वो इसी जमा पैसे से छोटा मोटा लोन ले सकती हैं। और सबसे मजे की बात, अगर ये ग्रुप अपनी बचत में रेगुलर है ना, तो बैंक भी इस पूरे ग्रुप को लोन दे देता है, और वो भी बिना कुछ गिरवी रखवाएं। और हाँ, ये गिरवी यानी कोलैटरल क्या होता है? ये वो गारंटी होती है जो लोन लेने वाला बैंक को देता है। तो इन SHGs के फायदे क्या क्या हैं? सबसे बड़ा फायदा तो ये है कि ये कोलैटरल यानी गिरवी वाली प्रॉब्लम को ही जड़ से खत्म कर देते हैं। दूसरा, मेंबर्स को बहुत ही कम ब्याज दर पर लोन मिल जाता है, साहूकारों के चंगुल से बच जाते हैं। तीसरा, ये महिलाओं को आर्थिक रूप से सेल्फ डिपेंडेंट यानी आत्मनिर्भर बनाता है। और इतना ही नहीं, ये ग्रुप महिलाओं के लिए एक ऐसा प्लेटफॉर्म बन जाता है जहां वो हेल्थ और डोमेस्टिक वायलेंस जैसे सोशल इश्यूज पर भी खुलकर बात कर सकती हैं। ग्रामीण बैंक के फाउंडर और नोबेल प्राइज विनर प्रोफेसर मोहम्मद यूनुस ने एक बहुत ही कमाल की बात कही थी। उन्होंने कहा था, अगर गरीबों को सही शर्तों पर क्रेडिट उपलब्ध कराया जाए, तो ये लाखों छोटे लोग अपने लाखों छोटे छोटे कामों से विकास का सबसे बड़ा चमत्कार कर सकते हैं। और ये बात SHGs के महत्व को कितनी खूबसूरती से बताती है ना? चलिए, अब जाने से पहले आपके लिए एक दिमाग घुमा देने वाला सवाल, एक हॉट क्वेश्चन। जरा सोचिए और बताइए, क्या होगा अगर एक बैंक के सारे डिपॉजिटर्स एक ही दिन, एक ही टाइम पर अपना सारा पैसा निकालने पहुंच जाएं? याद है ना, बैंक अपने पास तो सिर्फ 15% कैश रखता है। तो क्या होगा? अपना जवाब नीचे कमेंट्स में जरूर लिखिएगा, मैं देखूंगा।
तो दोस्तों ये था हमारा चैप्टर मनी एंड क्रेडिट का पूरा पोस्टमार्टम। उम्मीद है कि आपको सब कुछ एकदम क्रिस्टल क्लियर हो गया होगा। अगर आपको ये एक्सप्लेनेशन पसंद आया हो तो प्लीज़ इसे लाइक करें, अपने सभी दोस्तों के साथ शेयर करें और हाँ, चैनल को सब्सक्राइब करना तो बिल्कुल मत भूलिएगा। और सुनिए, इस चैप्टर के इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस, एक बढ़िया सा माइंड मैप और पूरी एग्जाम किट के लिए नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स ज़रूर चेक कर लेना। मिलते हैं बहुत जल्द अगली बार।